Hello everyone, welcome to Conceptual Learning. Today I'm going to talk about Spanish government scholarships for PhD aspirants. तो कौन कौन सी स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं और आप उनमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, एंड आई होप दैट यू विल एबल टू अप्लाई फॉर द स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वेरी सून। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक इनटू डिटेल्स के स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं। ठीक है, जब आप स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके साथ कौन कौन सी स्कॉलरशिप सामने आती है। लेट्स चेक इट आउट। ओके जी, सो सबसे पहले जब आप स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और पीएचडी सर्च करते हैं तो वो एफपीआई के नाम से समथिंग आ रहा होता है। बेसिकली दिस एफपीआई इज एन एब्रिवेटेड वर्ड फॉर फॉर्मेशन de पर्सनल इन्वेस्टिगाडोर, जो कि स्पेनियल में कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसर्च ट्रेनिंग ग्रांट्स। बेसिकली जो पीएचडी अपॉर्चुनिटीज या पीएचडी स्कॉलरशिप या फंडिंग जो मिलती है यूरोप में, स्पेन में भी, तो वो बेसिकली ट्रेनिंग होती है। आप उस पर्टिकुलर रिसर्च में फील्ड में आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग कराई नहीं जाती, मींस आप उसमें से सीखते हो, एंड दैट इज कॉल्ड इट इज रिसर्च ट्रेनिंग ग्रांट्स बेसिकली। ठीक है, ये दो किस्म की होती हैं। वन इज फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि माद्रिद बेस्ड होती है, और समटाइम्स जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, फॉर सपोज केतलान हो गई, बिस्काया हो गई, तो ये लोकल रीजन जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं फंडिंग यूनिवर्सिटीज को, और फिर यूनिवर्सिटीज जो है वो पीएचडी कैंडिडेट्स हायर करती हैं। सो टू कैटेगरीज, फेडरल गवर्नमेंट और अनदर इज प्रोविजनल या लोकल रीजनल गवर्नमेंट जो होती हैं वो। तो वो बेसिकली, और दूसरा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज खुद अपनी बजट में से भी ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए जो कि पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो साल के अंदर 10 या 12 ग्रांट्स जो है वो अपनी बजट से जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स लुक इनटू के फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या आपको बेनिफिट्स देती है और उसमें क्या क्या इंक्लूड है। फंडिंग फ्रॉम रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, 1400 to 1600 यूरोस पर मंथ। ठीक है जी, जो सैलरी अमाउंट होता है पर मंथ वो 1400 to 1600 यूरो के दरमियान होता है। 4 इयर्स ऑफ फंडिंग होती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 4 इयर्स तक देता है। और नाउ लेट्स लुक इनटू द रीजनल गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज बेस्ड होती है, तो वो इधर या तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से होती है या यूनिवर्सिटीज खुद अपनी बजट में से स्कॉलरशिप दे रही होती हैं। इनकी जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, 1100 से 1250 के यूरोस पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट की जाती है। लेकिन ये पेमेंट जो सैलरी में बता रहा हूँ इनमें वेरिएशंस आ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी अकोमोडेशंस और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं यूरोप के अंदर। तो फेडरल गवर्नमेंट इवन जो भी एफपीआई की स्कॉलरशिप्स हैं वो इन पे सोच रही हैं और वो सैलरीज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हैं। सो सुनने में ये आ रहा है कि मे बी इट्स अराउंड गोइंग टू बी 1500 to 1600 per month for the API in Spanish universities. Okay. अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो स्कॉलरशिप होती है वो 3 इयर्स ऑफ फंडिंग होती है, लेकिन हो सकता है इट मीन्स कि आप अगर एडमिट हो जाते हैं, एडमिशन आपको मिल जाती है और आप 3 साल में पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो देर इज अ चांस दैट वो फंडिंग एक्सटेंड होती है मैक्सिमम 1 ईयर तक। ठीक है, तो बात तकरीबन वही बन जाती है कि आप जो है वो इधर अगर फेडरल गवर्नमेंट को आपकी स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी 4 साल तक आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप जो है वो यूनिवर्सिटी जहाँ लोकल रीजनल गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो 3 साल तक आपको इनिशियली मिल रही होती है, लेकिन फिर रिसर्च ग्रुप के जो पीआई होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं उनके थ्रू जो है आप एक्सटेंड करवा सकते हैं मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। ठीक है जी। ओके, उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं ये तो आपको पर मंथ मिलेंगे। उसके अलावा जो है अगर आप कोई मोबिलिटी के लिए जा रहे हैं, कोई आप इंटरनेशनल मेंशन डिग्री कर रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप स्पेन के अलावा कहीं पे भी एटलीस्ट 3 महीने के लिए जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करें, तो उसके लिए भी रिसर्च ग्रुप की तरफ से जो है कुछ फंडिंग होती है जो कि आपको मिलेगी। ठीक है,
कॉन्फ्रेंसेस हो गई, जर्नल्स हो गए, ठीक है। और अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉर सपोज इफ यू वांट टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज ड्यूरिंग योर पीएचडी जर्नी, तो उसकी भी सपोर्ट जो है वो ये फंडिंग कर रहा होता है। कोई भी आपको पेमेंट या फी नहीं करनी पड़ती है, पे नहीं करनी पड़ती लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है जी। ट्रेनिंग कोर्सेज, इवेंट्स, वर्कशॉप, समर स्कूल, विंटर स्कूल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, वो आपको फुल्ली फंडिंग मिल रही होती है, ठीक है। इसमें यह है कि जब आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी होती है कि आपको किस तरह वो फंडिंग दे रहे होते हैं। कि फॉर सपोज आपने एक एकेडमिक ईयर ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक समर स्कूल अटेंड करना है, फॉर सपोज, या कोई भी एक इवेंट अटेंड करना है, कोई भी लर्निंग जो आपका कोर्स होता है, फॉर सपोज कोई भी ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, विंटर स्कूल है, वर्कशॉप है, या कोई ऑनलाइन कोर्स है, तो वो लिमिट भी होती है कि इतनी बजट में जो है वो आप कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि आपने आप जो है वो एक साल में 5-6 कोर्सेज करने हैं और वो फुली फंडेड जो है वो आपको मिल रहे होंगे। इस तरह नहीं होता। देर इज सम लिमिट बाउंड्रीज होती हैं, ताकि आपको उसके दरमियान जो है वो करवाना करने होते हैं कोर्सेज, ठीक है जी। स्टेप वन क्या है? कि आप ये अपॉर्चुनिटीज किस तरह सर्च करेंगे, जो कि एक जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनको ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं कर पाते। वो ये कहते हैं कि आप हमें भेजें तो हम फिर अप्लाई करेंगे, और हमें समझ में नहीं आ रही हम कहाँ से सर्च करें और हमें किस तरह पता चलेगी कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ मौजूद है। तो उसके लिए जो है वो मैंने कुछ आपको वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ से आप जो है वो स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप फिल्टर करें, कीवर्ड्स यूज करें, और वहाँ उन वेबसाइट से आपको अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाएंगी, ठीक है जी। That is the same question. Okay, let's move on. Different options available हैं। नंबर वन इज यूरा एक्सेस जॉब्स, ठीक है। ये जो मैं वेबसाइट्स बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप वहाँ जाके इन वेबसाइट्स पे जाके फिर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है। फिर आप जो है फिल्टर आउट करते हैं जिस फील्ड में आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है जी। यूरा एक्सेस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पर जॉब्स, पीएचडी अपॉर्चुनिटीज, पोस्ट डॉक्स एंड सो ऑन थ्रू आउट द यूरोप जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। दूसरा लिंक्डइन के थ्रू, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है वहाँ पर प्रोफेसर्स को ऐड करें, रिसर्च ग्रुप्स, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज के पेजेस को फॉलो करें। वहाँ पर भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं और वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। रिसेंटली एक मेरा कोलीग है पाकिस्तान से और उसने जो है लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था और वो अब यहाँ पे पीएचडी कर रहा है। सो यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन चूज द लिंक्डइन एज वेल, ठीक है। वहां पर भी देखेंगे कोई प्रोफेसर अपनी फंडिंग में से कोई पीएचडी कैंडिडेट तो हायर नहीं कर रहा, सो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज सर्च करें, गूगल करें और वहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर जो भी रिसर्च एरिया है आपका वहाँ जाएं, उन ग्रुप में जाएं, वहाँ फैकल्टी को चेक करें, प्रोफेसर्स को चेक करें, अप्रोच करें और देखें कि वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आ रही पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी पड़ेगी थ्रू आउट दिस स्पेन, और वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। फाइंड पीएचडी एक अनदर वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे भी जो है वो पीएचडी की वैकेंसीज आ रही होती हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर इट, ठीक है जी। फिफ्थ वन इज रिसर्च ग्रुप्स, ठीक है। सो आप पर्टिकुलर अगर आपको कोई रिसर्च ग्रुप पता है और आप चाह रहे हैं कि मैं किसी रोबोटिक्स, ऑटोनोमस कार्स, मोबिलिटी के ग्रुप में, या रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के जो ग्रुप्स मौजूद होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर रिसर्च हो रही होती है, तो उन ग्रुप्स में आप अगर गूगल करेंगे तो वहाँ पे भी वो लोग जो है एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, पोस्ट डॉक्स के लिए, तो वो भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग पीएचडी एडमिशन, एफपीआई का एक ये भी है कि जब आप एडमिशन अगर सिक्योर कर लेते हैं, समटाइम्स सुपरवाइजर्स, जो फ्यूचर सुपरवाइजर्स या प्रोफेसर्स ये कह रहे होते हैं कि आप पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। पहले आप सुपरवाइजर को अप्रोच करते हैं, अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसके पास फंडिंग नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि आप पहले पीएचडी के लिए अप्लाई करें, एनरोलमेंट आप ले लें, फिर हम एफपीआई की तरफ जाएंगे और एफपीआई में अप्लाई करेंगे, तो सुपरवाइजर आपका रिसर्च प्लान और सुपरवाइजर आपको हेल्प करेगा एफपीआई फंडिंग हंट करने में, ठीक है जी।
तो ये ऑप्शन भी मौजूद होता है। आप सुपरवाइजर्स को, प्रोफेसर्स को अप्रोच करें और वो कह सकते हैं आपको कि आप पहले एडमिशन लें और फिर हम जो है वो एफपीआई फंडिंग हासिल कर लेंगे। ठीक है जी। एक कोटा होता है, एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए मखसूस फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर उसके पास कोई पीएचडी स्टूडेंट है तो वो उसको फंडिंग दे सकता है, तो वो अप्लाई करेगा तो उसके चांसेस कुछ ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये एक ऑप्शन है, ये भी आप जहन में रखें। सो नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 2। ठीक है। वंस यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड, जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी या स्कॉलरशिप फील्ड या डिपार्टमेंट अगर आपको मिल जाता है तो आप उसमें अप्लाई किस तरह करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप अपने जो आपके फ्यूचर में सुपरवाइजर होने वाले होंगे वहां पर जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कैंडिडेट के लिए, तो वहां पर वो ईमेल प्रोवाइड की हुई होती है और उसके अलावा एक छोटा सा गूगल फॉर्म भी होता है। तो आप सबसे पहले अपनी रिज्यूमी जो सीवी है वो ईमेल करते हैं अपने फ्यूचर सुपरवाइजर्स को। ठीक है। और साथ में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आप गूगल फॉर्म के थ्रू फिल आउट करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा सुपरवाइजर जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर सीवी एंड रिकमेंड करते हैं एफपीआई कमेटी को कि ये कैंडिडेट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, नाउ दे मे बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है। स्टेप नंबर 2.1 ये था। स्टेप नंबर 2.2 ये था कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने सेंड करने हैं एफपीआई कमेटी को नाउ। ठीक है। उसमें क्या क्या है? नंबर 1 इज योर रेज्यूमी, योर सीवी। ठीक है। अपडेटेड सीवी। और जो रिज्यूमे और सीवी है इट शुड बी अ यूरोपास फॉर्मेट। ठीक है। वो जो है मोस्ट फॉर्मेटेड और मोस्ट एक्सेप्टेड सीवी होती है थ्रू आउट द यूरोप। ठीक है। वो सीवी किस तरह बनानी है? यू कैन वॉच माय वीडियो ऑन दिस, दैट हाउ डू यू क्रिएट यूरोपास फॉर्मेट सीवी। ठीक है जी। उसके बाद उसके अलावा मोटिवेशन लेटर। ठीक है। कि आप जो है वो पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, और इसको भी किस तरह लिखना है, मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पे भी अलग से, प्लीज काइंडली वो आप देखें। ये जो है मेन चीज है एपीआई की सिलेक्शन के लिए। ठीक है। सो प्लीज वॉच देम एंड क्रिएट एंड डिजाइन योर सीवी एंड मोटिवेशन लेटर अकॉर्डिंग टू डेट। ओके। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों आपने सबमिट करानी है। ठीक है जी। एंड दिस academic records have to be converted into a Spanish grading system। ठीक है। सो वो किस तरह करना है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो ये सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है बेसिकली, ये मैंने अलग से इनकी वीडियोस बनाई हुई है। आई प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि वो आप काइंडली देख लें बिफोर अप्लाइंग फॉर एफपीआई स्कॉलरशिप। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल दैट इज मैंडेटरी एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड हाउ डू यू क्रिएट अ रिसर्च प्रपोजल, वो किस तरह बनाना है? इसमें अगर जब आपके सुपरवाइजर आपको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं तो वो भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं कि आप किस तरह प्रपोजल बना के सबमिट करा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन रिसर्च प्रपोजल की बेसिक्स और किस तरह डेवलप करना है, किस तरह बनाना है, इसमें भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारी वीडियोस देखें और फिर उसके बाद आप एफपीआई के लिए अप्लाई करें। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे कोई जॉब वगैरह की है, इंटर्नशिप्स हैं आपकी, तो वो भी काइंडली आप जो है वो अटैच करें। एक पीडीएफ जो है वो फोल्डर बना के जो है वो आप फाइल सबमिट करा सकते हैं। ठीक है जी। सर्टिफिकेशंस, कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स, उसकी कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वो भी काइंडली जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सोशल एक्टिविटीज, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है या कोई भी आपने वॉलंटरी कोई वर्क किया है तो उसका अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है तो वो भी आप जो है वो सबमिट करा सकते हैं। तो इसमें जो ये जो बिलू में लिखे हुए हैं ये रिक्वायर्ड और मैंडेटरी हैं। ठीक है। और जो बिल्कुल ये ऑरेंज में लिखे हुए हैं दैट इज नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके पास मौजूद हैं तो डू सेंड देम। ठीक है। वो आप अप्लाई करें और ये भी अटैच करें साथ साथ में। ठीक है। उससे होगा ये कि आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। बिकॉज वंस यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि रिसर्च पेपर। ठीक है। अगर आपके पास कोई पब्लिश्ड रिसर्च पेपर मौजूद है बिफोर अप्लाइंग फॉर एफपीआई, तो वो भी आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें और किस तरह की चीजें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने सबमिट करानी है। ठीक है।
रिज्यूमी, मोटिवेशन लेटर और एकेडमी रिकॉर्ड्स की स्पेनिश ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्जन और रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाना है, किस तरह डिजाइन करना है, ये वीडियोस मैंने बनाई हुई है सेपरेटली। तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर एफपीआई। रिज्यूमी सीवी जो है वो यूरोपास सीवी होनी चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। वो भी आप जो है वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, आइल्स या टोफिल हमें देनी पड़ेगी बिफोर कमिंग टू द स्पेन। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। स्पेनिश इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ चंद, बिल्कुल आई वुड से 1% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रिक्वायर्ड कहती हैं कि हमें आइल्स या कोई इंग्लिश जो है वो सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो इंग्लिश आपके आइल्स या टोफिल एग्जाम नहीं मांगती, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ की जो मदर टंग है वो इंग्लिश तो है ही नहीं, इनकी अपनी लैंग्वेज है। और हम लोग जो हैं वो अपने अंडर ग्रेजुएट से लेकर मास्टर्स तक, इवन कॉलेजेस वगैरह में इंग्लिश में एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, तो हमारी इंग्लिश बेहतर होती है। तो आइल्स वगैरह यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अलबत्ता अगर कोई आपसे आइल्स मांग रहा है तो आप उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एफपीआई स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इससे आप जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं दैट इट्स समथिंग दैट यू नीड टू डू, ओके। तो कोई मसला नहीं है अगर आपके पास आइल्स नहीं है। हाँ, अगर आपके पास मौजूद है आईएलटीएस सर्टिफिकेशन और आपने की हुई है, तो फिर आप जो है वो, ये आपका एक प्लस पॉइंट है और आप जो है वो सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। यू विल बी हैविंग अ मोर चांसेस एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। एंड यस, आई टोल्ड यू दैट आपने जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, बेसिकली जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं बैचलर एंड मास्टर्स की, वो आपने कन्वर्ट करनी है स्पेनिश ग्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है। वो किस तरह करेंगे वो मैंने जो है वो उस पर अलग से सेपरेट एक वीडियो में बताया हुआ है। मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो काइंडली देखें, और उसमें डिटेल मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह जो है आप बैचलर इवन मास्टर्स जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेनिश ग्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है जी। ये स्केल है स्पेनिश ग्रेडिंग सिस्टम का। इसके हिसाब से आपने जो है वो अपने ट्रांसक्रिप्ट्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन। स्टेप टू का जो ये रिसर्च प्रपोजल जो मैंने बताया था कि मैंडेटरी है, आप एफपीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह जो है वो रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो रिसर्च प्रपोजल आप बिफोर एपीआई अप्लाई करते हैं सबमिट करने के लिए, उसमें ये होता है कि वो फिक्स्ड नहीं होता, वो फाइनल आपका रिसर्च प्रपोजल नहीं होता, ठीक है। वो चेंज हो सकता है। तो आप अपने जो सुपरवाइजर ने, जो आपके जो फीचर सुपरवाइजर्स हैं, उन्होंने जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया है, आप उनसे पूछ के एक शॉर्ट और ब्रीफ रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, ठीक है। और वो बाद में चेंज हो सकता है। तो ये कोई इतनी खास और परेशानी वाली बात नहीं है कि ये किस तरह होगा, किस तरह अप्लाई, किस तरह जो है हम लिखेंगे, हमें तो नहीं लिखना आता है। तो काइंडली वॉच दैट वीडियो, उसमें मैंने बिल्कुल आसान से जो है वो बताया हुआ है कि किस तरह आप जो है रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी। जो रिसर्च प्रपोजल, अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि मैंने लिखा है कि जो आप अगर इसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होता है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो रिसर्च प्रपोजल आपने सबमिट किया होता है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ज्यादातर मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आपके रिसर्च प्रपोजल में से पूछे जाते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल अगर आप जो भी लिख रहे हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। उसको समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि क्योंकि आपने लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, और किस तरह आप जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। एक मेथोडोलॉजी या कोई कौन से रिसोर्सेज या क्या एक्सपीरियंस, वॉट एवर इट इज, तो वो आपने जो है वो जेन में रखनी है और उसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके रिसर्च प्रपोजल से आएंगे, ठीक है जी। ओके। लास्ट स्टेप, जब आपके सारी चीजें हो जाएंगी, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर इंटरव्यू, ठीक है, आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, तो अब आपका इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपने किस तरह टेकल करना है, ठीक है। इस अच्छा जी, इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट करेंगे आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो कुछ गाइडेंस और टिप्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पर्सनली मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आई वुड गिव यू सम टिप्स कि इंटरव्यू में क्या आप लोग आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपको रिलैक्स रहना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। आप रिलैक्स रहें,
क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको आप अच्छे से रिस्पॉन्स करें, नहीं आता है छोड़ दें, सॉरी करें, बोले मुझे नहीं आता, डेट्स इट, कोई मसला नहीं है। मैंने जिस तरह बताया आपको कि एपीआई ट्रेनिंग या पीएचडी ग्रांट्स होती हैं, बेसिकली वो ट्रेनिंग ग्रांट्स होती हैं। तो इस तरह नहीं है कि आपको वहां पर सब कुछ आना चाहिए, आप सीखेंगे, ठीक है, यू विल लर्न दोज थिंग्स इन योर पीएचडी जर्नी। तो आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको चीजें नहीं आती। या बेसिक्स जो चीजें हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग आती है, कौन सी स्किल आती है, या ये चीज क्या है थ्योरेटिकली, बहुत छोटी मोटी चीजें जो है वो आपको आएंगी, और वो आती भी हैं जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अगर कोई चीज नहीं आ रही है आप हरू भरू उसको झूठ वूट करके और कुछ इस तरह के आप जो है बोले जा रहे हैं, अगर आपने ये गलती कर दी ना, इट इट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, तो वो आपने जो है ना ब्लंडर कर दिया समझे, क्योंकि अगर आपको नहीं आता और आप उसको कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो वो अगला बंदा ये समझेगा कि भाई ही और शी हैज नो आइडिया। तो बेसिकली अगर आपको नहीं आता, सिंपल ये है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें और बोलें कि मुझे नहीं आता। दैट इज द बेस्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है, मेरी सजेशन ये है कि बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, इतना लेंदी नहीं होना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, सिंपल अपना नाम बताएं, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल, और करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। अगर उसके बाद वो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी एंड सो ऑन, तो आप बताएं, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल शॉर्ट रखें। अगर आपने कोई लंबी चौड़ी कहानी बताना शुरू कर दी अपने बारे में, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। अच्छा जी, फ्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन योर सबमिट रिसर्च प्रपोजल, एज आई टोल्ड यू कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाया होता है, बेसिकली दैट इज द की फॉर द इंटरव्यू। वो जो कमेटी होती है वो आपका प्रपोजल पढ़ती है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ प्रपोजल, तो वो कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता, बस आप उसको समझें कि जो आपने चीजें लिखी हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसमें से पूछेंगे आपसे एक दो क्वेश्चंस कि आपने ये मेथोडोलॉजी लिखी है या ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू विल अचीव इट, और सो ऑन, ठीक है। तो वो आप उसको जो है वो अच्छे अंदाज में जो है उस आंसर कर दें, दैट्स इट। अच्छा जी, सो दैट्स फाइनल, ओके जी। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप इस ईमेल पे मुझे जो है वो अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, तो मैं उसको जो है वो आंसर कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट, एंड आई होप आपको पता चल गया कि आप किस तरह जो है एफपीआई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। Wish you best of luck and thank you so much for watching video. Bye.